हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तेजू सर और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद तेजू सर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप देख रहे हैं क्लास 11th का परमाणु संरचना लेसन का 10वां एपिसोड। और इस एपिसोड में आप जो टॉपिक सीख रहे हैं उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, one of the most important topic for 11th class examination and competition exam for JEE and NEET। दोस्तों, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो इस क्लास में लास्ट तक जुड़ा रहेगा। तो देखें पूरी क्लास और करें कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व। शुरू कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बहुत आसानी से और धीरे धीरे समझना है हमें। फर्स्ट लाइन बोल रहा हूं कि हमने एक हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस, और इसको ऊर्जा दी तो ये हाइड्रोजन परमाणु में टूट गया। H2 क्या था? अणु। H बन गया तो क्या हो गया? परमाणु। अब इस हाइड्रोजन परमाणु को हमने और ऊर्जा दी तो ये चला गया उत्तेजित अवस्था में। किस अवस्था में चला गया? उत्तेजित अवस्था में। अब ये उत्तेजित अवस्था कौन सी होती है? उत्तेजित अवस्था का मतलब है हमारे पास कि ये इस तरीके से परमाणु था कि ये बीच में नाभिक और इसके बाहर यूं सेल्स हैं, यूं। अब उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा था वो जब इसको ऊर्जा मिली तो ये हाइड्रोजन परमाणु जो आद्य अवस्था में था वो उत्तेजित अवस्था में चला गया। मतलब यहां वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो हायर एनर्जी लेवल में आ गया। उच्च ऊर्जा स्तर में ये इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां से कूद करके यहां आ गया। ठीक है, तो इस परमाणु को हम उत्तेजित परमाणु कहेंगे या इस परमाणु की हम उत्तेजित अवस्था कहेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया है। उस परमाणु को हम उत्तेजित परमाणु या उत्तेजित अवस्था, उस परमाणु की उत्तेजित अवस्था हम कहेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो आपको पता है कि मैक्सवेल ने कहा था कि ये यहां पर कितनी देर रुकेगा? 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा और फिर अपने में से ऊर्जा निकालने लग जाएगा। जब इसकी ऊर्जा कम होएगी तो ये वापस नीचे की तरफ आने लगेगा, और जब नीचे की तरफ आएगा तब ये क्या करेगा? अपने में से ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अपने में से ऊर्जा निकालेगा। क्या करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और जो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा उसकी विकिरणों को हम किस पर डालेंगे? प्रिज्म पर डालेंगे। किस पर डालेंगे? प्रिज्म पर डालेंगे। और प्रिज्म पर डालने पर क्या होगा कि यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो हाइड्रोजन परमाणु के कारण मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है? परमाणु के कारण। जिसने पिछली क्लास देखी है वो इस बात का आंसर दे सकता है कि अगर हाइड्रोजन परमाणु ये स्पेक्ट्रम देगा तो यहां पर प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम रेखीय होगा या बैंड स्पेक्ट्रम होगा। बोले फटाफट, जिसको आंसर पता लग गया अपने मन ही मन में बोल ले, क्या कौन सा प्राप्त होगा? परमाणु दे रहा है तो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, अणु देता तो बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता। अभी हमारे पास परमाणु दे रहा है तो कौन सा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा? रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। पिछली क्लास, रंगीन क्लास याद करेंगे। चलिए, रेखीय स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा वो किन किन क्षेत्रों में प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगा। मतलब ये अल्ट्रावायलेट रेज की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा, या दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा, या जो है ये अवरक्त क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में जो है ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। आपके सामने जो मैंने ये चीजें लिखी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है इसी तरीके से आप लिख लेंगे, जिससे जो है ये हाइड्रोजन परमाणु आपके सामने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में स्पेक्ट्रम के बारे में पता लग जाएगा कि स्पेक्ट्रम है क्या। इसके आगे अपने और बात करते हैं, जिससे और कंपटीशन के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। चलिए, तो आपको एक बार दोबारा बोल देता हूं मैं। क्या? अणु था, ऊर्जा दी, परमाणु में बदल गया, और हमने ऊर्जा दी तो ये परमाणु उत्तेजित अवस्था में चला गया। परमाणु की उत्तेजित अवस्था का मतलब है इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके ऊपर चला गया।
अब ऊपर चला गया तो यहां तो ये रुकता नहीं, 10 की पावर -8 सेकंड रुका, अब ये अपने में से ऊर्जा निकालने लग गया, और ऊर्जा निकाला तो ये ऊपर से कहां आने लग जाएगा, नीचे, और जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उस ऊर्जा की विकिरणों को हमने डाला प्रिज्म पर, और प्रिज्म पर डाला तो जो रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन परमाणु दे रहा है। और ये किन किन क्षेत्रों में देगा, पराबैंगनी क्षेत्र, यूवी क्या होता है, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, और अवरक्त क्षेत्र में इसकी जो है विकिरणें प्राप्त होंगी, मतलब इन तरंगदैर्ध्यों की विकिरणें जो है इसकी प्राप्त होंगी। तो ये हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको साफ साफ शब्दों में पता लग गया कि वह क्या होता है। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने बनाया है इसको मैं यूं काट देता हूं और इतना सा भाग जो है मैं अलग से बना लेता हूं, मतलब ये ऊर्जा स्तर, ये इस तरीके से ऊर्जा स्तर बना लेता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यूं मैं एक ऊर्जा स्तर बना लेता हूं, यूं ये है मेरे पास N1, ये मेरे पास N1 ऊर्जा स्तर है, और ये मैंने बनाया N2 ऊर्जा स्तर, ये मैंने बनाया, यहां से थोड़ा सा ऊंचा लेता हूं मैं इसको, ये मैंने बनाया N2 ऊर्जा स्तर, फिर मैंने बनाया N3, फिर बनाया N4, फिर बनाया N5, फिर बनाया N6, और फिर बनाया N7। ये क्या है, ये ऊर्जा स्तर है जिनमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, यू आपको ये लो, आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल बराबर बराबर बनाएंगे। ये हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या कि ये बीच में नाभिक है, और नाभिक के बाहर ये जो ऊर्जा स्तर है, ये जो राउंड शेप पे थे, मैंने इनको क्या कर दिया, सीधा लाइनें बना ली है। ठीक है, अब ये पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, इससे ऊपर और भी हो सकते हैं। ये कहां तक हो सकते हैं, n अनंत तक हो सकते हैं, अनंत ऊर्जा स्तर हो सकते हैं। लेकिन हमने यहां तक अभी यही माना है कि इलेक्ट्रॉन कहां आया, यहां पर आया। ठीक है, अब ये स्थिति है कि इलेक्ट्रॉन यहां है और ये उत्तेजित परमाणु है। अब जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो किस किस तरीके से आएगा, उस आधार पर अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाओं का सीरीज प्राप्त होगी। उनको हम स्पेक्ट्रमी सीरीज या श्रेणी कहेंगे, स्पेक्ट्रमी श्रेणियां या सीरीज कहेंगे। अब अलग अलग का मतलब क्या है, इधर गौर करेंगे कि जब ये 7वें ऊर्जा स्तर में है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से 7वें से डायरेक्ट पहले में आ सकता है, 7वें से डायरेक्ट पहले में आ सकता है, या ऐसे हो कि 7वें से पहले में आए और 7वें से छठे में आए और छठे से पहले ऊर्जा स्तर में आए। आप इसको अच्छे से देखना, यह भी हो सकता था कि ये 5वें में आता, 5वें से पहले में आता, यूं, और यूं भी हो सकता था कि ये 4th में आता और 4th से पहले में आता, और ऐसे भी हो सकता था कि ये 3rd में आता, 3rd से पहले में आता, और ये भी हो सकता था कि ये 2nd से पहले में आता। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कितने तरीके से आ सकता है कि 7 से 1, 6 से 1, 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1। ये हुई एक स्पेक्ट्रमी रेखाओं की एक सीरीज बनी। इस सीरीज का नाम हमने दिया है लाइमन सीरीज। क्या नाम दिया है, लाइमन सीरीज, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइमन, हिंदी में कहते हैं लाइमन श्रेणी। तो ये लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि ये भी हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले में ना आकर के दूसरे में आकर के रुके। कहता है कि यदि ऐसा हो कि ये इलेक्ट्रॉन 7वें से उत्सर्जित हो और कहां आकर के रुके, दूसरे में, और 6ठे से उत्सर्जित हो और दूसरे ऊर्जा स्तर में आकर के रुके, 5वें से उत्सर्जित हो और दूसरे में आकर के रुके, 4थे से दूसरे में और तीसरे से दूसरे में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। और जब दूसरे ऊर्जा स्तर में ये जब आकर के रुकता है तो इसको हम कहते हैं बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, देखो अब तरीका समझ गया, कहीं से भी आए, पहले में आए तो लाइमन श्रेणी, कहीं से भी आए दूसरे में आए तो बामर श्रेणी।
ठीक है। अब बात करते हैं कि कहीं से भी आए और तीसरे में आए, ठीक है। तो कहीं से भी आए और तीसरे में आए तो ये क्या होगा, ये लो, ये 7वें से तीसरे में आए या 6ठे से तीसरे में आए या फिर ये आए अपने पास 5वें से तीसरे में या चौथे से सॉरी, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, पाश्चन श्रेणी कहते हैं। हम इसको कहते हैं पाश्चन श्रेणी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 1 मिनट में पानी पीता हूं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उत्सर्जित होकर के आए और तीसरे ऊर्जा स्तर में आए तो इन स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो श्रेणी प्राप्त होगी हम उसको कहेंगे पाश्चन श्रेणी। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उत्सर्जित हो और उत्सर्जित होकर के चौथे ऊर्जा स्तर में आए, कहां पर आए, चौथे ऊर्जा स्तर में, तो जो है हम उसको क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से आया और कहां पर आ गया, 4th एनर्जी लेवल में, और यहां से आया और कहां पे आ गया, 4th एनर्जी लेवल में, 5th से 4th एनर्जी लेवल में। तो यहां पर ये जो श्रेणी प्राप्त होती है जब चौथी सीरीज में आकर के प्राप्त होता है तो इसको हम कहते हैं ब्रैकेट श्रेणी। क्या कहते हैं, ब्रैकेट श्रेणी। कब, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चौथे ऊर्जा स्तर में आए तो ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उत्सर्जित होकर के हमारे पास कहां पर आए, 5वें ऊर्जा स्तर में आए, जैसे मान लो यहां से निकला इलेक्ट्रॉन और 5वें में आकर रुका, 6ठे से निकला 5वें में आकर के रुका, तो यहां पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसको अपने कहेंगे फंड श्रेणी कहते हैं, और कई बार फुंड भी लिखा होता है, तो फंड श्रेणी जो है ये हो जाएगी अपने पास। अब एक और रह गया कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी उत्सर्जित हो और आए कहां पर, कहीं से भी उत्सर्जित हो और आए हमारे पास कि दूसरे ऊर्जा, 6ठे ऊर्जा स्तर में आए, 6ठे से, क्योंकि 5वें तक की बात हो गई, अब 6ठे में आए तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ और कहां में आया, 6ठे में, तो जो है इसको हम कहते हैं हेम्फ्रे श्रेणी, हेम्फ्रे श्रेणी, ठीक है। तो ये आपके पास 6 श्रेणियां होगी। किस आधार पर बंटी है ये आप अच्छे से देख लें। इसका बंटने का जो आधार है कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में रहा है, कहां से आ रहा है ये मैटर नहीं है, किस श्रेणी में, किस ऊर्जा स्तर में आ रहा है। अगर पहले में आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, पहले में आ रहा है तो जो श्रेणी बनेगी वो लाइमन श्रेणी, कहीं से भी आ रहा है और दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो बामर श्रेणी, कहीं से भी आ रहा है और तीसरे में आ रहा है तो पाश्चन, कहीं से भी आ रहा है चौथे में आ रहा है तो ब्रैकेट श्रेणी, कहीं से भी आए लेकिन आए किसमें, 5वें में, तो इसको हम कहते हैं फुंड श्रेणी, और कहीं से भी आए 6ठे में तो हम इसको कहते हैं हेम्फ्रे श्रेणी। तो ये जो है हमारे पास 6 श्रेणियां हो गई हैं। इसको भी लेकर के, सिर्फ इसको लेकर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हमारे पास स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणियां प्राप्त हुई हैं। ये जो विभिन्न श्रेणियां प्राप्त हुई हैं, ये श्रेणियां कौन कौन सी हैं इन पर बात करते हैं। देखो ये श्रेणियां कितनी विभिन्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। अब ये जो श्रेणियां हैं, नंबर 1 वो है आपके पास, मैं यूं लिख देता हूं पहले, श्रेणी का नाम और इसका ऊर्जा स्तर जो है N1 कौन सा होगा, मतलब कहां आया। आप इसको N1, N2, N3, N4 नाम ना रख करके सीधा ही रख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सीधा ही रख रहे हैं हम कि अगर ये N1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर है, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा मान अपने रख रहे हैं कि उच्च ऊर्जा स्तर है, और किस क्षेत्र में ये श्रेणी प्राप्त हुई है वो क्षेत्र है। जैसे मैंने नंबर 1 लिखा कि अगर हमारे पास श्रेणी है लाइमन श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, लाइमन श्रेणी है। लाइमन श्रेणी है तो जो आपके पास N1 का मान होगा,
N1, वो क्या निम्न ऊर्जा स्तर का मान कितना होना चाहिए? 1, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए 1 में आना चाहिए। और N2 क्या हो सकता है? N2 2 से आ सकता है, 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट, कहीं से भी आए। N2 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है? आ कहीं से भी आए, लेकिन आए किसमें? 1 नंबर ऊर्जा स्तर में। तो उससे जो श्रेणी प्राप्त होगी वो लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। और ये लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में प्राप्त होती है? अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। चलिए अब दूसरी बात जो है वो आप समझने की कोशिश करें कि एक दूसरी श्रेणी है आपके पास। कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी है। अब बामर श्रेणी में क्या होता है कि बामर श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहिए? इलेक्ट्रॉन n बराबर 2, मतलब दूसरे ऊर्जा स्तर में आना चाहिए, यहां पर सेकंड एनर्जी लेवल में आना चाहिए। लेकिन आए कहां से? कहीं से भी आए, 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफाइनाइट, कहीं से भी आए, लेकिन आए किसमें? 2 नंबर ऊर्जा स्तर में आए, तो उसको अपने बामर श्रेणी कहते हैं। लेकिन N2 का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये आएगा तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से कहीं से आएगा, नीचे से 2 में नहीं आएगा, ऊपर से कहीं से भी आए, लेकिन दूसरे में आए तो बामर श्रेणी। इसका मतलब बामर श्रेणी के लिए N2 का मान कभी भी 1 नहीं हो सकता, ना ही 2 हो सकता है। बामर श्रेणी के लिए N2 का मान 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है। और ये जो क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? दृश्य क्षेत्र में स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। चलिए अब अपने पास तीसरी श्रेणी है पाश्चन श्रेणी। ये नाम अच्छे से आप पढ़े, अच्छे से लिखें और 2-4 बार बोलने की भी कोशिश करें, क्योंकि नए नाम है, आपको हो सकता है एकदम से बोले ना जाए। तो पाश्चन श्रेणी के लिए अब मैं नहीं बोलूंगा, बोलो N1 का मान फटाफट बोल दो, कितना? 3। इलेक्ट्रॉन आए कहां से? N2 का मान क्या होना चाहिए? 3 से ज्यादा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, 4 5 6 7 इनफाइनाइट कुछ भी हो। और ये किसमें? निकट अवरक्त क्षेत्र में जो है ये प्राप्त होता है। निकट अवरक्त क्षेत्र में ये प्राप्त होता है। ये बातें जो ना ये सिर्फ याद रखनी है, कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है। चलिए फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर में क्या होता है कि आपके पास कौन सी श्रेणी है? ब्रैकेट श्रेणी है। ब्रैकेट श्रेणी के लिए N1 का मान 4, N2 का मान 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकते भाई। ये N2 का मान N1 से ज्यादा ही होना चाहिए, ना तो इसके बराबर होना चाहिए, ना इससे N1 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 से ज्यादा का क्या होता है? 5 6 7 ये सब। और ये प्राप्त होता है सुदूर अवरक्त क्षेत्र में। सुदूर अवरक्त क्षेत्र में, पहले निकट अब सुदूर, अब सारे के सारे सुदूर अवरक्त क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए पांचवा जो है वो है हमारे पास फंड श्रेणी है, या फंड श्रेणी अपने कहते हैं फंड श्रेणी। फंड श्रेणी में N1 का मान 5, N2 का मान 1 2 3 4 तक हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 से क्या है? कम। 5 से ज्यादा होना चाहिए N2 का मान। 5 हो सकता है क्या? 5 भी नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा हो सकता है। अब 5 से ज्यादा क्या? 6 या 7 8 9 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है आपके पास बात कर रहा हूं मैं छठी, क्या कि हेम्फ्रे श्रेणी। हेम्फ्रे श्रेणी। अब हेम्फ्रे श्रेणी में क्या होता है कि N1 का मान कितना होना चाहिए? N1 का मान, इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहिए? छठे ऊर्जा स्तर में, तो इसका मतलब N1 का मान होना चाहिए 6। और N2 का मान क्या हो सकता है? 7 8 9 डैश 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 कुछ भी हो सकता है। और कौन सा क्षेत्र? सुदूर अवरक्त क्षेत्र। यहां पर भी सुदूर अवरक्त क्षेत्र सारे। बस, तो ये हो गई हमारे पास श्रेणियां। लेकिन अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है। आपको एक बात अब एक दिमाग में बैठ गया कि यार ये जो श्रेणियां होती हैं वो किस आधार पर होती हैं कि इलेक्ट्रॉन आ कहां रहा है, आ कहां से रहा है उससे कोई मतलब नहीं, पहुंच कहां रहा है। पहुंच पहले में रहा है तो लाइमन श्रेणी, दूसरे में रहा है तो बामर श्रेणी, तीसरे में तो पाश्चन, चौथे में तो ब्रैकेट, पांचवें में तो फंड, छठे में तो हेम्फ्रे श्रेणी। ठीक है अब ये बातें तो आपको याद होगी, ये आप अपने आप लिख सकते हो
क्षेत्र कौन से में प्राप्त होता है, इसके लिए आप याद कर लेना एक बार क्या कि पहला अवरक्त क्षेत्र, दूसरा दृश्य क्षेत्र, फिर निकट अवरक्त क्षेत्र और बाकी सारे सुदूर 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 अवरक्त क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये याद भी हो जाएंगी। चलिए अब क्या हो रहा है कि लाइमन श्रेणी में जो पहली रेखा है, लाइमन श्रेणी में जो पहली रेखा है, पहली रेखा हम ये मानेंगे, फिर ये दूसरी रेखा, ये तीसरी रेखा, ये चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से ये रेखाएं प्राप्त होती हैं। गौर करना, अब मैं बहुत शानदार बात आपके सामने लिखने जा रहा हूं, गौर करना आप ये, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो लाइमन श्रेणी की अगर वो पूछे कि लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा कौन सी है, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आए, और उस प्रथम रेखा को हम कौन सी रेखा नाम देते हैं, अल्फा रेखा नाम देते हैं। कौन सी रेखा नाम देंगे, अल्फा। अब वो कह दे कि लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा कौन सी है, ये तो पूरी तो श्रेणी है, इनमें ये अलग अलग रेखाएं हैं, 1 2 3, ये अलग अलग रेखाएं हैं। तो पहली रेखा तब होती है जब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले ऊर्जा स्तर में आए, और उस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, अल्फा रेखा कहते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी तब होती है जब तीसरे ऊर्जा स्तर से पहले में इलेक्ट्रॉन आए, तो उसको अपने कहते हैं अल्फा, और दूसरी होती है बीटा, ये आ जाएगी बीटा। ठीक है, और तीसरी रेखा जो है वो कौन सी होगी, ये जब चौथे से पहले ऊर्जा स्तर में आएगा, और उसको कहेंगे अल्फा, बीटा और गामा। और फिर तीसरी ऊर्जा, पहली रेखा होगी, दूसरी रेखा होगी, तीसरी रेखा होगी, चौथी रेखा को अपने कहते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फिर होता है ओमेगा। ठीक है, इस तरीके से ये चलता जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा कौन सी है, प्रथम रेखा अल्फा रेखा कौन सी है जब इलेक्ट्रॉन 2 3 से 2 में आए, तो ये हो जाएगी अल्फा। ठीक है, अब ये हो जाएगी अल्फा। ठीक है, और इसकी बीटा कौन सी है, जब 4 से 2 में आए, तो ये बीटा। आप यूं करते जाओ बस, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ये ओमेगा। ठीक है, अब इसके लिए बात करें तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। अगर इसके लिए बात करें तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। फुंड के लिए बात करें तो 6 से 5 जो है वो अल्फा है, और 7 से 5 जो है वो बीटा है। ठीक है, और हेम्प्रे के लिए बात करें तो 7 से 6 जो है वो एक ही है, और वो कौन सी है, अल्फा है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको आनी चाहिए। चलिए अब इतने का आप ले लें एक बार अच्छा सा स्क्रीनशॉट, जिसमें सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो आपके सामने आ जाएं। चलिए क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन चीजें हमने सारी सीखनी है। शुरू कर रहा हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट। पहले ये बात इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अगर आपसे अब एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि लाइमन श्रेणी की, नहीं ये पूछा गया था कि बामर श्रेणी की प्रथम रेखा है। जैसे आपसे पहले मैं यूं बता देता हूं कि, या लिख देता हूं कि अगर लाइमन श्रेणी हो, किसी और कोई और हो तो वो आप देख लेना, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा कौन सी होगी, प्रथम रेखा, रेखा तब होगी जब इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 2 हो। N2 का मान क्या हो, 2 हो। मतलब यहां पे N1 का मान तो 1 है, लाइमन के लिए 1 होता है, तो प्रथम रेखा तभी होगी जब इससे पहले वाले ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे से पहले में आएगा तो प्रथम रेखा होगी। अगर, और इस रेखा को अपने कौन सी रेखा कहते हैं, अल्फा रेखा कहते हैं। अगर वो कहे कि द्वितीय रेखा कौन सी है, द्वितीय रेखा, तो N2 का मान कितना होना चाहिए, 3, और उसको अपने बीटा रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और अगर वो आपसे पूछे कि तृतीय रेखा कौन सी है, तृतीय रेखा, तो N2 का मान कितना होना चाहिए, 4, और कौन सी रेखा हो जाएगी, अल्फा बीटा गामा रेखा हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम रेखा कौन सी है, अब आगे 3 तृतीय चतुर्थ वो सब तो हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जिसको आपने ध्यान रखना, वो है अंतिम रेखा कौन सी है। अंतिम रेखा, अंतिम रेखा के लिए N2 का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका हम नाम कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन N2 का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब अगर चाहे बामर हो, पाचन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्प्रे, कोई भी हो, उसकी अंतिम रेखा हमेशा अनंत ही रहेगी। अंतिम रेखा हमेशा क्या रहेगी, अनंत ही रहेगी। अब मैं आपसे वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जो क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ब्रैकेट श्रेणी,
ब्रैकेट श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n2 बराबर होगा, n2 बराबर 4 होगा, n2 बराबर 5 होगा, n2 बराबर 6 होगा, n2 बराबर 7 होगा। तो ये उसने पूछा था। अब ब्रैकेट श्रेणी कौन सी है? ये वाली है। ये वाली में जो प्रथम रेखा होती है वो तो इसके जस्ट ऊपर वाली होती है। अब ये कौन सी रेखा है? ब्रैकेट में कौन सी ऊर्जा लेवल होता है? चौथा। तो इससे जस्ट ऊपर वाला कौन सा है? पांचवा। तो जब पांचवें से इलेक्ट्रॉन चौथे में आएगा तो प्रथम रेखा श्रेणी बनेगी, ब्रैकेट श्रेणी की प्रथम रेखा बनेगी जब इलेक्ट्रॉन पांचवें से चौथे में आएगा। अगर मैं पूछ लूं पाश्चन की प्रथम रेखा का जो n2 की वैल्यू कितनी होगी? पाश्चन मतलब तीसरा ऊर्जा स्तर, पाश्चन तीसरा, बामर दूसरा, लाइमन पहला, ब्रैकेट चौथा, फंड पांचवा। इस तरीके से याद है ना आपको? अगर मैं पाश्चन की प्रथम रेखा पूछूं तो पाश्चन मतलब तीसरा, तीसरे से जस्ट ऊपर वाला चौथा, तो n2 का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके का अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो आपको उसको तुरंत जवाब देना है। बस याद कर लें, लाइमन 1, बामर 2, पाश्चन 3, ब्रैकेट 4, फंड 5, हेम्फ्रे 6 तक आप गिनती याद कर लें। चलिए ये बात भी होगी। फटाफट ले लें स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये चीजें तो हम अपने आप लिख सकते हैं। चलिए आगे। अब बात एक बहुत ही जबरदस्त वाली कर रहा हूं मैं आपके सामने, बहुत ही खतरनाक बात जो आपको सिर्फ देख करके ही सीखनी है। आप ऐसे रट्टा नहीं मार सकते। क्या आपने क्या करना है? हर श्रेणी में एक तो हर श्रेणी देखनी है और हर श्रेणी में हर रेखा देखनी है। पहले मैं बात करता हूं श्रेणियों की। श्रेणियों में हमारे पास, मैं इस तरीके से नाम लिख रहा हूं, विभिन्न श्रेणियों की बात अपने करते हैं, विभिन्न श्रेणियों की तुलना अपने करते हैं। ये अब कंपटीशन की न्यूमेरिकल है, फटाफट अच्छे से गौर से देखना। ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं। क्या मैंने लिखा इस तरीके से? मैं लिख रहा हूं लाइमन, फिर मैंने लिखा बामर, फिर लिखा पाश्चन, फिर लिखा ब्रैकेट, फिर लिखा फंड और फिर लिखा हेम्फ्रे। ठीक है, ये श्रेणियां हैं। अब अपने को सबसे पहले इसमें किसका कंपैरिजन करना है? ऊर्जा का। किसका कंपैरिजन करना है? ऊर्जा का। ठीक है, तो लाइमन सीरीज में देखो गैप सबसे ज्यादा बन रहा है। लाइमन सीरीज में गैप सबसे ज्यादा बन रहा है। तो लाइमन सीरीज में यहां पर ऊर्जा जो है, यहां पर ऊर्जा लाइमन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। बामर की ऊर्जा, यहां पर देखो ऊर्जा गैप, इसका ऊर्जा गैप ज्यादा, इसका ऊर्जा गैप छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब ऊर्जा गैप क्या होता जा रहा है? छोटा। तो लाइमन का सबसे ज्यादा, फिर बामर, फिर अपने पास बामर, फिर किसकी होगी? पाश्चन, पाश्चन की, फिर क्या आएगी? किसकी ऊर्जा आएगी? ब्रैकेट की, बी आर की ऊर्जा आएगी, फिर फंड की ऊर्जा आएगी। ठीक है, और फिर किसकी ऊर्जा आएगी? हेम्फ्रे की ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पहले तो ऊर्जाओं की तुलना की कि सबसे ज्यादा ऊर्जा लाइमन में, फिर बामर में, फिर पाश्चन में, ब्रैकेट में, फंड में, हेम्फ्रे में। ये ऊर्जा है। अब आपको यहां पर कुछ बेसिक जानना पड़ेगा। आपको पता है कि ऊर्जा अगर बढ़ती है तो आवर्ती भी बढ़ती है, लेकिन तरंग दैर्ध्य घटती है। ये तीनों का रिलेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ऊर्जा बढ़ती है तो आवर्ती बढ़ती है और तरंग दैर्ध्य घटती है। तो इसका मतलब है अगर मैं इन सब की आवर्ती की तुलना करूं तो आवर्ती भी सबसे ज्यादा इसकी होगी, इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी सबसे कम। आपको पता लग गया ना क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा का क्रम है वही आवर्ती का क्रम होगा, क्योंकि ऊर्जा और आवर्ती एक दूसरे के समानुपाती होती है। चलिए, अब अगर मान लो बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य इनके उल्टी होती है। उल्टी का मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। इसकी तरंग दैर्ध्य उससे ज्यादा, इसकी तरंग दैर्ध्य उससे ज्यादा, इसकी तरंग दैर्ध्य उससे ज्यादा, इसकी तरंग दैर्ध्य उससे ज्यादा और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा।
ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों चीजों का आपको कंपैरिजन करना है। ये बात, इनमें से कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको कह देगा कि लाइमन बामर पाश्चन श्रेणियों को 3 दे दे, 4 दे दे, कुछ भी दे दे, ऐसे दे दे, बामर ब्रैकेट फेम्प्रे श्रेणियों का ऊर्जा का घटता क्रम लिखो, आवर्ती का घटता क्रम लिखो, तरंग दैर्ध्य का घटता या बढ़ता क्रम लिखो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको यह ध्यान रखना है, इसका उत्तर आपको तभी मिल सकता है जब सबसे पहले आप किसका कंपैरिजन करें, ऊर्जा का। और वो ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है, ये देखो यार कितना गैप है, ये थोड़ा गैप है, ये थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें होगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। और जो ऊर्जा का क्रम है वही आवर्ती का क्रम है, लेकिन तरंग दैर्ध्य तो इनकी उल्टी होती है, तो ये सारे घटते क्रम है, तो तरंग दैर्ध्य का कौन सा क्रम आएगा, बढ़ता। हेम्फ्रे की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी और लाइमन की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी। लाइमन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी और हेम्फ्रे की ऊर्जा सबसे कम होगी। ये बातें जो है आपको अच्छे तरीके से गांठ बांध लेनी है। जैसे आपको यूं कह दे कि लाइमन श्रेणी की आपसे पूछ ले कि न्यूनतम, जैसे मान लो लाइमन श्रेणी की अगर मान लो यूं सारों में, अच्छा वो श्रेणी की अगर रेखा पूछ ले तो रेखाओं के लिए मैं अभी एक बार बात करता हूं, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लाइमन पाश्चन फुंड, इन तीनों के आवर्तियों की इन तीनों को आवर्ती के बढ़ते क्रम में लिखो, तो आवर्ती में सबसे कम आवर्ती, फिर पाश्चन की आवर्ती, फिर लाइमन की आवर्ती, क्योंकि जो ऊर्जा का क्रम होता है वही आवर्ती का क्रम होता है। बढ़ता क्रम पूछे तो सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब अपने बात करते हैं, एक ये तो विभिन्न श्रेणियों की तुलना की है, अब हम क्या करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये सारे के सारे ये क्वेश्चंस है दोस्तों जो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कि निश्चित श्रेणी के लिए विभिन्न रेखाओं की तुलना अब अपने को करनी है। निश्चित श्रेणी के लिए विभिन्न रेखाओं की तुलना अब अपने को करनी है। किसके लिए, निश्चित श्रेणी के लिए विभिन्न रेखाओं की तुलना करनी है। अब विभिन्न रेखाएं आपके पास कौन सी होती हैं, अल्फा होती है, बीटा होती है, गामा होती है, डेल्टा होती है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले आपको किसकी तुलना करनी होती है, ऊर्जा की, फिर आवर्ती की और फिर तरंग दैर्ध्य की, ठीक है। अगर आपने सोचा कि मैं पहले तो तरंग दैर्ध्य की तुलना करूंगा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, ठीक है, कि आप कुछ गलत अंदाजा लगा लें, लेकिन अगर आपने पहले ऊर्जा का कंपैरिजन किया तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। आपको पहले ऊर्जा का कंपैरिजन करना है। चलिए अब मुझे बताओ कि लाइमन श्रेणी, अब श्रेणी निश्चित है, एक ही श्रेणी है, उसकी ये विभिन्न रेखाएं हैं। अब लाइमन श्रेणी में ये अल्फा रेखा है, ये बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ओमेगा है, ठीक है। अब मुझे अगर मैं इन चार की बात करूं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की, तो मुझे बताओ सबसे ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा किसमें है, डेल्टा में ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा, देखो डेल्टा में इतना है, गामा में कम हो गया, बीटा में कम हो गया, अल्फा में कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा अंतराल है वो डेल्टा का सबसे ज्यादा है, तो इसकी ऊर्जा होगी कम, अल्फा की ऊर्जा कम, बीटा की ऊर्जा ज्यादा, ये इसकी ऊर्जा जो है अपने पास अल्फा फिर बीटा फिर गामा और फिर डेल्टा, तो इसका मतलब डेल्टा का ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा है। अगर ऊर्जा का ये क्रम है तो आवर्ती का भी क्या क्रम रहेगा, यही क्रम रहेगा, और आवर्ती का क्रम क्या आएगा, आवर्ती आएगी हमारे पास, इसकी आवर्ती अल्फा की आवर्ती सबसे कम और बीटा की आवर्ती उससे ज्यादा और गामा की आवर्ती जो है वो उससे ज्यादा और डेल्टा की आवर्ती जो है उससे ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य का क्रम क्या आएगा, तरंग दैर्ध्य का क्रम इनका उल्टा होता है। अगर अल्फा की ऊर्जा सबसे कम है तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे, अल्फा की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, और इसकी बीटा की तरंग दैर्ध्य उससे कम और गामा की तरंग दैर्ध्य उससे कम और डेल्टा की तरंग दैर्ध्य जो है उससे भी कम। तो इस तरीके से आप किसी की भी तरंग दैर्ध्यों की तुलना की कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य की
रेखा कौन सी होगी? अधिकतम तरंग दैर्ध्य की। अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य की रेखा तो ये पहले वाली ही होगी ना, यही वाली होगी। जब कब जब इलेक्ट्रॉन 2 से पहले में आए तभी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है? 2 ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है। ये इसके लाइमन के लिए जरूरी नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि पास्टल श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य कौन सी, किस रेखा की होगी? अधिकतम तरंग दैर्ध्य तो अल्फा की होगी। जब 4 से 2 में आए, 4 से 3 में आए, तभी तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से यहां पर ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। गौर करना बच्चों कि आपको ये चीज बार बार हर रेखा पर, हर श्रेणी पर ये बोल करके देखनी है। आप बोल लोगे तो आप कर लोगे। अगर आपने बोल करके नहीं देखा, आपने अपने अंदर ये, अब जब कोई भी ज्ञान है, आपका कोई भी नॉलेज है, जब उसको आप बाहर नहीं निकालोगे तो वो आपके सामने आपका प्रकट नहीं, आप अपने सामने नहीं बोल सकते तो किसी और के सामने भी प्रकट नहीं कर सकते। आप अपने सामने बोल लोगे तो किसी दूसरे के सामने भी बोल लोगे। तो इसलिए जो है एक बार खुद के सामने इसको बोल करके देखना है कि यार इसकी ऊर्जा तो सबसे कम है लेकिन तरंग दैर्ध्य ज्यादा है। इसकी ऊर्जा तो सबसे ज्यादा है लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, क्योंकि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य सबसे उल्टी होती है। चलिए, ये जो बातें हैं वो आप फिर इसका भी ले लें एक स्क्रीनशॉट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। चलिए, अब क्या करना है? अब आपको कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। 3-4 फॉर्मूले मैं करवाता हूं, इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा कंप्लीट। ये लो, देखो दोस्तों कि आपको क्या करना है। ये लो, पहली बात, ये जो श्रेणियां प्राप्त हो रही हैं, इन श्रेणियों में जो स्पेक्ट्रमी रेखा प्राप्त होगी उस रेखा की आवर्ती या तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात, तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तरंग संख्या का सूत्र क्या होता है? न्यू बार। और इसको तरंग दैर्ध्य से कंपैरिजन करें तो ये क्या होगा? 1/λ। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया हुआ है। और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं? ये बराबर होते हैं RH 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले से तरंग संख्या भी निकाल सकते हैं और तरंग दैर्ध्य भी निकाल सकते हैं, जिसमें N1 तो है निम्न ऊर्जा स्तर और N2 है उच्च ऊर्जा स्तर। N1 तो अपने को मानना है कि इलेक्ट्रॉन आ कहां रहा है और N2 अपने को मानना है कि इलेक्ट्रॉन आया कहां से है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने ये ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब इसके अंदर RH का मान जो होता है वो RH किसको कहते हैं? RH होता है रिडबर्ग स्थिरांक है। ये RH क्या है? रिडबर्ग स्थिरांक है। और रिडबर्ग स्थिरांक का मान क्या होता है? ये होता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो है रिडबर्ग स्थिरांक का मान होता है। आप इस फॉर्मूले को रख करके कई सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एक दे देता हूं आपको। क्या न्यूमेरिकल है? अब साथ के साथ न्यूमेरिकल शुरू हो गए आपके। क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य कब होती है? जब N2 से इलेक्ट्रॉन N1 में आता है। ठीक है, और क्या ज्ञात करनी है आपको? तरंग दैर्ध्य। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/λ बराबर RH और 1/N1। N1 का मान कितना होगा? 1 माइनस 2। N2 का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? जब उसने अधिकतम बोल दिया तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य तो कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता है। ठीक है, तो N2 का मान कितना हो जाएगा? 2 की स्क्वायर।
अब ये क्या हो जाएगा, 1/λ बराबर RH, ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 1/4, दोनों का 1 और 4 का लघुत्तम ये आ जाएगा 4, और इसको सॉल्व किया यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 1 और RH बराबर 1/λ। अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 3/4, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 1/λ बराबर RH मतलब 3RH/4। लेकिन आपको तो तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तरंग दैर्ध्य ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर ले जाओगे तो ये भी तो ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 4/3RH। इस तरीके से आप इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हो। 3/4RH सेंटीमीटर इनवर्स आएगी। आप इसको जो है आप इसको RH का मान रख करके सॉल्व भी वो आपको करने के लिए कह सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए भी कह सकता है RH का मान रखवा करके 109,677 ये मान रख करके जो है आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और अभी इतना ही मान निकाल सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर क्वेश्चंस को समझने के लिए देखो, आपने बेसिक समझ लिया, तब ये बात समझ में आ रही है कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है। हमने यहां पर N2 का मान 2 ही क्यों रखा, 3 क्यों नहीं रखा, 4 क्यों? भाई एक तो पता लग गया क्योंकि लाइमन श्रेणी है तो N1 का मान तो 1 आएगा, वो तो पता लग रहा है। लेकिन N2 का मान क्या आएगा, 2 3 4 5 6 कितना आएगा? जब उसने अधिकतम तरंग दैर्ध्य बोल दी ना, तो अधिकतम तो तभी होगी जब ये 2 से 1 में आएगा। ऊपर सारों में तो तरंग दैर्ध्य घटती जाती है क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही है। ठीक है, तो ये मान रखा, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना पड़ सकता है। तरंग संख्या भी ज्ञात करनी पड़ सकती है, तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करनी पड़ सकती है। ये ले लें आप स्क्रीनशॉट, बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन और साथ में पूरी की पूरी थ्योरी। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। देखो क्या है कि आप इस फॉर्मूले से, इसका एक और फॉर्मूला बताता हूं मैं। ये जो तरंगों की संख्याएं प्राप्त हो रही है ना, जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो कितने तरंगों की संख्या प्राप्त होगी, इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या कि अधिकतम तरंगों या अधिकतम रेखाओं की संख्या ज्ञात की सकती है। अधिकतम रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर से किसी भी ऊर्जा स्तर में आए तो उसमें कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होंगी, इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आपको रखना है N2 माइनस N1 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से जो है आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रम में कोई भी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं भी आ रहा है तो उसके लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, ये कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 6 हो और N1 बराबर 4 हो। ठीक है, N1 4 है तो आपको पता लग गया N1 4 है तो ब्रैकेट श्रेणी है में प्राप्त अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको करने के लिए कह सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपने N2 का मान रखना है कितना, 6 माइनस N1 का मान 4, ये हो गया। फिर आपने रखना है कि N2 का मान 6 माइनस N1 का मान 4 प्लस 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि यहां पर आ जाएगा कि इसको सॉल्व किया, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2 इंटू ये हो जाएगा 1। नहीं ये नहीं, इसको थोड़ा सा सही करना है। क्या करना है अपने को कि N2 माइनस N1 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास यहां पे 6 माइनस 4 कितना आया 2, फिर गुणा किया 6 और ये अपने 7 माइनस 3 कितना आ गया 3, 6 माइनस 4 प्लस 1, तो ये प्लस प्लस के कितने हो गए 7 और माइनस का 4 कितना हो गया 3, तो 2 इंटू 3 और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आएगा 2 तिया 6 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 3 स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो है इसमें प्राप्त होंगी।
ठीक है, तो इसमें कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होगी? किसी भी ऊर्जा स्तर से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है और किस में आता है कि किसी N2 से उत्सर्जित होकर के N1 में आता है, तो उसमें अधिकतम रेखाएं कितनी होगी, स्पेक्ट्रम रेखाएं, वो अपने इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। N2 माइनस N1 फॉर्मूला है और फिर इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1, इस फॉर्मूले से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपनों ने किया 4 माइनस, ये कह रहा था 6 से 4 में आ रहा है, तो आपने क्या कर सकते हैं कि 6 माइनस 4 और फिर कितना आया 2 इंटू किया, फिर 6 माइनस 4 प्लस 1, इसका प्लस 1 भी है ना फॉर्मूले में, तो आपके पास आ जाएगा कितना आएगा 3, तो 2 इंटू 3 6, 6 बटा में 2 कितना आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन यूं कह देता, थोड़ा सा एक और चेक कर लेते हैं अपने, इसको मैं साफ कर दिया, इसका आंसर आ गया 3। अगर ये आपको कह देता कि इलेक्ट्रॉन छठे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, मान लो किसमें कह रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है, सेकंड मतलब बामर सीरीज, ठीक है, तो कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी? तो अब आप क्या करते कि आप लिखते 6 माइनस 2, ठीक है, 6 माइनस 2, N2 का मान 6, N1 का मान 2, फिर N2 का मान 6 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। अब 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 इंटू, अब ये वापस कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 2। ये 3 कैसे आया कि ये 6 प्लस का 6 प्लस का 1 7 और माइनस का 2, 7 में से 2 गए, कितने बचे 5, 7 में से 2 गए, देखो प्लस का 6 प्लस का 1 कितना हुआ 7, 7 में से 2 गए 5, तो ये बच गया 4 इंटू 5 20 बटा में 2, आंसर क्या आ गया 10। इस तरीके से आप स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख करके और जो है अधिकतम तरंग संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। एक तो ये होता है कि N1 का मान दे दे, या यूं भी कह सकता है कि इलेक्ट्रॉन N2 मतलब छठे से उत्सर्जित हुआ और लाइमन सीरीज प्राप्त होती है, छठे ऊर्जा स्तर से उत्सर्जित हुआ और लाइमन सीरीज प्राप्त होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको समझना है कि लाइमन बोल दिया तो N1 का मान कितना है 1। अगर वो कह दे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 7वें ऊर्जा स्तर से उत्सर्जित होता है और पाश्चन श्रेणी देता है, तो पाश्चन में N1 का मान कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समझना है क्या हो जाएगा 3, ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी अपने को करने पड़ सकते हैं। चलिए ये बात भी हो गई, कर दूं साफ, इस तरीके के क्वेश्चन अपने को करने हैं। अब बात करते हैं अपने किसकी, कि एक दो फॉर्मूले और हैं जो सिर्फ फॉर्मूले अपने को एक बार सीखने हैं। क्या, तरंग संख्या फर्स्ट और तरंग संख्या सेकंड, अगर दो परमाणुओं की तुलना करनी हो, दो परमाणुओं की तुलना करनी हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे बनेगा? ये मैंने लिखा तरंग संख्या फर्स्ट डिवाइड बाय तरंग संख्या सेकंड, मतलब एक परमाणु की तरंग संख्या दूसरे परमाणु की तरंग संख्या, और आवर्ती और तरंग संख्या एक समानुपाती होते हैं, तो न्यू फर्स्ट बटा में न्यू सेकंड, ये भी इसी की तुलना में आएगा, और इसका फॉर्मूला आएगा 1 बटा में N1 की स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 की स्क्वायर, ये पहले परमाणु के लिए, और बटा में 1 बटा में N1 की स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 की स्क्वायर, और ये सेकंड परमाणु के लिए। तो दो परमाणुओं की अगर आवर्तियों की तुलना करनी है या तरंग संख्याओं की तुलना करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू बार फर्स्ट बटा में न्यू बार सेकंड, या आवर्ती फर्स्ट बटा में आवर्ती सेकंड, ये आ जाएगा। अगर मान लो आपको कि सर इसका RH कहां गया, तो यहां पर भी RH था, यहां पर भी RH था, RH से कट गया, अब क्या बच गया 1 बटा में N1 की स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 की स्क्वायर, ये पहले परमाणु के लिए, और 1 बटा में N1 की स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 की स्क्वायर, ये दूसरे परमाणु के लिए। ये फॉर्मूला भी जो है हमें यूज आ जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको तरंग दैर्ध्य का यही फॉर्मूला तरंग दैर्ध्य का लिखना हो, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लैम्डा फर्स्ट बाय लैम्डा सेकंड बराबर, अब 1 बटा में N1 की स्क्वायर माइनस 1 बटा में N2 की स्क्वायर, और बटा में 1 बटा में N1 की स्क्वायर, और माइनस 1 बटा में N2 की स्क्वायर, ये आपने लगा दिया। अब ये फर्स्ट है तो यहां कौन आएगा, सेकंड, ये सेकंड है तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट।
क्यों? क्योंकि ये लैम्डा जो है इनके क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट होगा तो इसका फर्स्ट तो यहां सेकंड आएगा, ये सेकंड तो यहां फर्स्ट आएगा। तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये सारी बातें जो है मैंने फुल डिटेल से विद न्यूमेरिकल विद क्वेश्चंस जो है वो आपको करवाई हैं। आप इस टॉपिक को और अच्छे से करना, एक एक चीज को दोबारा दोहराना और अपनी बुक में और भी जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और मुझे बताना कि आपसे कितने न्यूमेरिकल हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ कंप्लीट और कल इस लेसन का और भी बेहतरीन टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है बोर मॉडल। क्या नाम? बोर मॉडल। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। गुड बाय।